जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। अपने साथियों, जिस टॉपिक के बारे में आज हमें रीड करना है वो हम बात करेंगे दूध उत्पादन के बारे में। यानी कि साथियों, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो दूध उत्पादन के जो डाटा हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ फैक्ट्स है जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज है देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के जो डाटाज हैं उनके बारे में। देखो क्या चीज है, पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के अनुसार 280 ml दूध प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हमें जो पर कैपिटा जो आप ये कहें कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा 280 ml दूध की आवश्यकता बताई गई है। एक व्यक्ति को दिन में 280 ml दूध है वो सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार ये डाटा है। अब देखो, अब हम ये पढ़ते हैं भी क्या इतनी उपलब्धता हमारे भारत में, हमारे राजस्थान में है या इससे कम है या क्या सिचुएशन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस मामले में राजस्थान काफी रिच है ना, और भारत में भी ये उपलब्धता है वो इससे ज्यादा है। तो क्या डाटा है देखते हैं। देखिएगा, वर्तमान में भारत में जो ये उपलब्धता है पर कैपिटा के हिसाब से क्या है, तो यहां पे 3 इयर्स के डाटा है आपको। 22, 23, 23, 24 और 24, 25 तीनों डाटा दिए गए हैं हमसे। 23, 24 या 24, 25 के जो डाटा है वो पूछने की संभावना रहती है, जैसा कि अपनों ने पिछले एग्जाम्स में देखा है। तो वो क्या है, कुछ पीछे का डाटा हमसे पूछ लेता है। तो आप 23, 24 और 24, 25 दोनों ईयर्स के डाटा है वो अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब चाहिए कितना, 280 ml, और भारत में उपलब्धता क्या है। यदि हम 23, 24 के अनुसार देखें तो 471 ग्राम थी। कितनी थी, 471 ग्राम। और 24, 25 वर्ष 24, 25 के अनुसार देखें तो यह 485 ग्राम है। यानी कि याद करना आसान हो गया। हमें चाहिए कितना, 280 चाहिए, और भारत में उपलब्धता कितनी है, 485 ग्राम की है। कितनी है, 485 ग्राम की उपलब्धता है। ये बात याद रखिएगा साथियों। ठीक है, अच्छे से हमें याद हो जाएगा। और एक डाटा देखो, मैंने यहां पे विश्व वाला लिया हुआ है कि विश्व में पर कैपिटा जो उपलब्धता है वो कितनी है, तो वो 322 है। यानी कि ये चीज आपको यहां दिखाने की कोशिश है कि जिस तरीके से हमारे एग्जाम में स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत की जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो विश्व की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चाहिए कितना, 280, उपलब्धता कितनी है, 285, और विश्व की उपलब्धता से हमारे यहां उपलब्धता दूध की क्या है, ज्यादा है। इस बात को अच्छे से हमें याद रखना है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे राज्यों में सर्वाधिक। यानी कि जो डाटा हमने भारत वाला देखा, हमने ये देखा कि हमें चाहिए दूध कितना, 280, भारत में उपलब्धता कितनी है, 485, किस ईयर के अनुसार, 24, 25 के अनुसार। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे राजस्थान की सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान में हमने डाटा जो कलेक्ट किया है वो 2023-24 वाला और 24-25 वाला, ये दो डाटा आपको याद करने हैं, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। तो राजस्थान में 23-24 में दूध की जो उपलब्धता थी वो कितनी थी, 1138, यानी कि 1138 ग्राम थी। ठीक है, और जो कि 24-25 के अनुसार, डाटा के अनुसार कितनी है, 1229 है। यानी कि जो हमें चाहिए उससे लगभग 5 से 6 गुना तक ज्यादा उपलब्ध है दूध अपने यहां पे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब दिमाग में ये आया कि पर कैपिटा यानी कि दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा किस राज्य की है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इस मामले में रिच कौन है, पंजाब है।
भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति के हिसाब से दूध उपलब्ध कहां पे है? पंजाब में है। और दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। तो याद रखिएगा 23-24 में पंजाब का जो पर कैपिटा उपलब्धता थी वो कितनी थी? 1283। और 24-25 में कितनी है? 1318 है। तो क्या पढ़ा हमने पढ़ा चाहिए कितना? 280। भारत में उपलब्धता कितनी है? तो 485। और राजस्थान में कितनी है? तो 1229। कितनी है? 1229 है। और राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो राजस्थान से, भारत से कहीं क्या है? ज्यादा है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, ये अच्छे से हमें क्या करना है? कवर करना है, याद रखना है। उम्मीद करता हूं आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। सिर्फ डाटा हमने 3 ही पढ़े हैं। क्या? उपलब्धता जो हमें चाहिए वो 280, भारत में 485 और हमारे राजस्थान में 1229। ठीक है, इस बात को अच्छे से लर्न करना। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब दिमाग में ये आता है कि प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा पंजाब में है, लेकिन सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्या वो पंजाब ही है? तो उसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है साथियों, याद रखिएगा। देखो क्या है सर्वाधिक दूध उत्पादन। देखो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो भारत है। ठीक है, लेटेस्ट जो आंकड़े हम याद करें तो 242 मिलियन टन प्लस जो दूध उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है? भारत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। और भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका रहता है? उत्तर प्रदेश का। और दूध उत्पादन के मामले में राजस्थान की रैंक कौन सी रहती है? सेकंड रैंक रहती है। देखो प्रति व्यक्ति उपलब्धता, प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, इस आधार पर हमारी रैंक कौन सी है? सेकंड रैंक है। और दूध उत्पादन इस आधार पर भी हमारी रैंक कौन सी है? सेकंड है। अब ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता इसमें फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है पंजाब। कौन है? पंजाब। और दूध उत्पादन इसमें फर्स्ट कौन है? तो इसमें फर्स्ट रहता है यूपी। कौन रहता है? यूपी रहता है। उम्मीद करता हूं इस बात को आप अच्छे से समझ जाएंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, अब बात यह आई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहता है? जयपुर रहता है। कौन सा रहेगा? जयपुर। ठीक है, विश्व में सबसे आगे भारत में आगे यूपी। ठीक है, राजस्थान सेकंड, राजस्थान में सबसे आगे जयपुर है। उम्मीद करता हूं याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख डेयरियां। उत्पादन के जो डाटा थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं प्रमुख डेयरियां। देखिएगा, जो पशुपालन के डाटा है ना, उसके अपने स्पेशल एक क्लास लेके आएंगे, है ना। आपके एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम से पहले एक क्लास अपने एग्रोनॉमी के जितने भी डाटा है उसकी, एक योजनाओं की, एक हॉर्टिकल्चर के डाटा और योजनाएं, एक पशुपालन के डाटा और योजनाएं। ठीक है, तो आप इस चीज आपको एक एक चीज भी, राजस्थान कितना दूध उत्पादन कर रहा है, ये सारी बातें अपने उनमें कवर करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब अपने दूध टॉपिक पढ़ रहे थे, इसलिए जितने जो डाटा आवश्यक है वो बताए जा रहे हैं। ठीक है, डाटा की स्पेशल क्लास ली जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि अपने डाटा और कंटेंट के दम पर ही तो आप सबके बीच में है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है राजस्थान की प्रमुख डेयरियां। ठीक है, कौन कौन सी डेयरियां हैं? तो राजस्थान की प्रथम डेयरी जो है वो कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम डेयरी है पद्मा डेयरी राजस्थान की प्रथम डेयरी है, जो कि कहां पे है? अजमेर में। पद्मा कहां पे है? अजमेर में है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा गंगमूल डेयरी, ये सुमेलित करो में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। गंगमूल कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। अब गंग से गंगानगर नहीं करना है, गंगमूल कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। उरमूल डेयरी, कौन सी डेयरी? उरमूल कहां पे है? बीकानेर में है। वरमूल यानी कि वेस्टर्न राजस्थान, उरमूल यानी कि उत्तरी राजस्थान। ठीक है, वरमूल ये कहां पे है? जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर। और सरस डेयरी कहां पे है? वो
जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। अब ये बात ध्यान रखना, हमसे पूछे कैमल डेयरी कहां पे है? कैमल डेयरी बताइए साथियों। तो याद रखिएगा कैमल डेयरी जो है वो बीकानेर में है। कहां पे है? बीकानेर में। और एक नई न्यू जो कैमल डेयरी या इसका मार्केटिंग जो सेंटर है वो कहां पे स्थापित किया गया? जयपुर में। तो सीधा पूछे कैमल डेयरी कहां पे है, तो कैमल डेयरी जो है वो बीकानेर में है। कैमल डेयरी बीकानेर, अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य की सबसे बड़ी रानीवाड़ा जो डेयरी है, रानीवाड़ा जालोर वाली, वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं इनके बारे में याद रहेगा। पहली पद्मा, बड़ी रानीवाड़ा, उसके बाद में देखो गंगमूल हनुमानगढ़ में, उर्मूल बीकानेर, वरमूल जोधपुर, सरस जयपुर, कैमल डेयरी कहां पे है? बीकानेर। ठीक है, इनको अच्छे से आप क्या करेंगे? याद रखेंगे साथियों। चलो आगे बढ़े। ध्यान देखिएगा, कुछ इंस्टीट्यूट्स है जिनके बारे में पूछा जाता है, थोड़ा अच्छे से याद करिएगा। एनडीआरआई फेमस है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल, जो कि कहां पे है? हरियाणा में। करनाल हरियाणा में। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में। 1955 में। एनडीआरआई आई कब? 2 बार 5 में। 55 में। कहां पे है ये? करनाल में। कहां पे है? करनाल। एनडीआरआई 5 में, डबल 5 में। ठीक है, अच्छे से याद रखना साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है एनडीडीबी, बहुत फेमस है साथियों एनडीडीबी, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। आनंद मॉडल जो डेयरी वाला है वो अपने पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, भारतीय या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसके बारे में याद रखिएगा स्थापना कब हुई? 1965 में। एनडीआरआई कब थी? 55 में। एनडीडीबी ये कब है? भी 65 में। कब है? 65 में, याद रखना। ओके, चलो अब है कहां पे? आनंद कहां पे है? गुजरात में। अब याद रखना, जो मिल्कमैन ऑफ इंडिया है वर्गीज कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन, वो एनडीडीबी के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। और हमें यह पता है कि वर्गीज कुरियन के बर्थडे पर, यानी कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है साथियों? वो होता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। तो आप याद रखना एक बात, 1 जून को यहां क्या होता है? विश्व दुग्ध दिवस। क्या होता है? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस होता है जून में, और नवंबर में होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसे अच्छे से याद रखिएगा। और यह वही वर्गीज कुरियन है जिनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उम्मीद है ये बातें याद करेंगे। एनडीआरआई 55 में है और एनडीडीबी 65 में है, 10 साल बाद उसके। और याद रखना प्रथम अध्यक्ष वर्गीज कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन कहा जाता है, और 26 नवंबर बर्थडे पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये वही वर्गीज कुरियन है जिन्हें श्वेत क्रांति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, याद रखना है आपको एक महत्वपूर्ण सी चीज है। ठीक है, राजस्थान में यदि हम देखें तो राजस्थान में डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970 में। कब हुई? 1970 में। और राजस्थान में डेयरी निगम की यदि हम बात करें तो स्थापना हुई 1975 में। कब हुई? 1975 में। लेकिन उसके 2 साल बाद ही हमारे द्वारा क्या किया गया? हमारे राजस्थान के द्वारा डेयरी में सहकारिता को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? सहकारिता को अपनाया गया। डेयरी में सहकारिता को हमारे द्वारा अपनाया जाता है, और उसकी जगह पर, डेयरी निगम की जगह पर आरसीडीएफ की स्थापना की जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आरसीडीएफ की स्थापना कब हुई। देखो, आरसीडीएफ की फुल फॉर्म है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन।
राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ है, दुग्ध सहकारी संघ, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी, 1970 में हुई थी, याद करना। अब देखो हमारे यहां पर डेयरी में सहकारिता को अपनाया गया है, मैंने बताया। और डेयरी में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन सी? राज्य स्तर है, जिला स्तर है, कौन सा है? ग्राम स्तर है। ठीक है। और ध्यान रखना, राज्य स्तर पर डेयरी की सबसे बड़ी जो संस्था है वो आरसीडीएफ है। राज्य स्तर पर डेयरी में काम कौन करता है? आरसीडीएफ करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। अच्छे से लर्न करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य के सहकारी पशु आहार केंद्र कौन कौन से हैं? सहकारी वाले हम बात कर रहे हैं तो जोधपुर, झोटवाड़ा, नंदबई, तबीजी, यहां पर क्या है? सहकारी आहार केंद्र है, पशु आहार केंद्र है, वो आपको याद रखने हैं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो ऑपरेशन फ्लड, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, दूध उत्पादन से है। यानी कि डेयरी के क्षेत्र में दूध उत्पादन में बाढ़ लेके आना, है ना, ये उद्देश्य था किसका? ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है। देखो जैसे हम बात करते हैं, हमसे पूछा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो अपने सब फटाक से बता देते हैं कि ये दूध उत्पादन से है। किससे है? दूध उत्पादन से। उसी तरीके से आप ये बात याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये डेयरी क्षेत्र में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। अब याद रखना कि ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया वो कितने चरणों में चला? तो 3 चरणों में। ठीक है, ये याद रखना। प्रथम चरण था जो 1970, यानी कि ऑपरेशन फ्लड कब स्टार्ट हुआ? तो 1970 में, जो कि 81 तक चला। सेकंड है 81 से 85 और थर्ड है 86 से 96 तक। ठीक है साथियों, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा आप। 70 में स्टार्ट हुआ है, 96 तक है। और डेयरी के क्षेत्र में दूध की बाढ़ लाना इसका क्या था? उद्देश्य था। यानी कि दूध उत्पादन को बढ़ाना जो है वो ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, ये भी बहुत बार आता है, दुग्ध टेट्रापैक संयंत्र, है ना, दुग्ध टेट्रापैक संयंत्र, डेयरी टेट्रापैक, दुग्ध टेट्रापैक संयंत्र राजस्थान में कहां पे है? तो जयपुर में है साथियों। कहां पे है? जयपुर में है। उसके बाद में दुग्ध जो वितरण योजना है, ये छोटी सी ऐड कर ली अपनों ने, ये 1957 की है। काम की है? 57 की। यानी कि जयपुर दुग्ध वितरण योजना 1957 की है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इससे पहले की जो क्लास थी लास्ट अपनों ने दुग्ध उत्पादन वाली, मैंने आपको याद करवाया था कि किस तरीके से हमें दूध का संगठन जो याद करना है। ठीक है, आपको याद होगा अच्छे से, क्योंकि दूध का संगठन या अलग अलग चीजों का संगठन याद करना हमारे लिए टफ होता है। और उसमें मैंने ट्रिक वाइज आपको बताया था आप कैसे है उसको याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलो अब देखो, दूध का संगठन का मतलब यही था कि दूध में जैसे अपनों ने बात की थी कि मेन अवयव जो होता है वो पानी होता है, वाटर होता है। ठीक है, और उसके अलावा उसमें फैट होती है, प्रोटीन होती है, लैक्टोज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें, मिनरल्स होते हैं। तो देखो ये जो जैसे अपनों ने बात की थी कि जो फैट है या वसा है, सबसे ज्यादा घटने बढ़ने वाला जो अवयव रहता है। ठीक है, तो ये जो संगठन चेंज हो रहा है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ताकि इसको अपने डिस्कशन करें और जो दूध का जो टॉपिक है ना, वो कंप्लीट हो पाए। तो याद रखना साथियों कि दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? एक तो पशु की जाति, यानी कि ये वेरिएशन हमेशा से ही होगा भी। जैसे गाय का दूध है वो उसमें फैट कम होगी बजाय भैंस के दूध से। ठीक है, ये रहेगा। पशु की नस्ल इफेक्ट करती है। जैसे जर्नली हम पढ़ते हैं, देखो भी जो बदावरी नस्ल है भैंस की, उसमें सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है ना। भी जैसे मुर्रा में 7 से 8% वसा पाई जाती है, और जबकि बदावरी में हम जिक्र करते हैं तो 12 से 14% पाई जाती है। तो ये भी एक रहता है। ठीक है, पशु आहार जैसे दाना वगैरह अपने उसको ज्यादा देंगे तो वो क्या होगा, वसा की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, उस पर भी डिपेंड करता है। ब्यांत की अवस्था, ऋतु परिवर्तन, आयु और पशु स्वास्थ्य। तो देखो हम बात करते हैं किस तरीके से इफेक्ट करता है पशु की जाति।
पशु की जाति के अनुसार दूध के संगठन में भिन्नता होती है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनमें भिन्नता है। नस्ल, तो एक नस्ल की बजाय दूसरी नस्ल में भिन्नता होती है, ये भी समझा दिया। पशु आहार, तो काफी प्रभाव है भी, वसा युक्त आहार खिलाने पर वसा की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहीं अब आप ये मत कह देना कि मान लीजिए पशु को मीठी कोई वस्तु खिलाने पर क्या उसका दूध मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता साथियों। यहाँ पे अपने फैट वगैरह उसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। वसा युक्त पदार्थ खिलाओगे तो वसा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ब्यांत की अवस्था, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ब्यांत में यानी कि शुरुआत में, मध्यम में, लास्ट में ये वसा जो होती है वो अलग अलग पाई जाती है। ओके, ये चीजें आपको छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। और एक चीज है भी, पशु का स्वास्थ्य भी है वो इस पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। स्वस्थ पशु के दूध का संगठन या पोषक मान ज्यादा होगा, अस्वस्थ पशु का पोषक मान क्या होगा, कम होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस सारी बातों को अच्छे से याद रखेंगे, एक एक चीज को आप लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जो ये डाटा वाली क्लास है वो ऑफ करते हैं अपने। आज के लिए इतना सा साथियों, थैंक यू। देखिए, आप जितने भी सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, अपना ये प्रयास है कि सभी तक अपने निशुल्क जो ये सभी टॉपिक है फ्री में अपने पढ़ा पाएं, है ना। तो आप मोटिवेशन के लिए मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और अपने साथी जो नीडी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्लास को शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का।